ये कोई फिल्मी कहानियां नहीं है। ये वो वाकयात है जो लोगों ने अपनी जागती आंखों से देखे और कांपते दिल के साथ मुझे भेजे, और आज वही सच मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये वाकयात बहुत खौफनाक है। मैं पहले कहना चाहूंगा, अगर आपको डर लगता है तो ये वाकयात ना सुने, क्योंकि ये बहुत खौफनाक होने वाले। और अगर आप फिर भी सुनना चाहते हैं तो आयतल कुर्सी पढ़ के उसका एहसार कर लें, क्योंकि जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्ट लेने लगती हैं और हमारे बहुत करीब आने लगती हैं। तो डर न लगे, आयतल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी स्टोरी सुनता रहता हूँ। जब भी काम से फारिग होता हूँ आपकी स्टोरी सुनता हूँ। मेरा फर्जी नाम नवाज है। मैं पाकिस्तान, सिंध, हैदराबाद से ताल्लुक रखता हूँ। इस टाइम सऊदी अरेबिया में घर की ड्राइविंग करता हूँ। अदनान भाई, मैं आपको एक सच्चा वाकया बताता हूँ जो मेरे साथ पेश आया। पहले हफ्ते मेरे साथ हुआ। जैसे मैं काम से फ्री हुआ, तकरीबन रात के 12:30 बज रहे थे। मेरे सेठ ने मुझे एक लोकेशन दी और मुझे नंबर भी दिया जिस बंदे को मैंने सामान पहुंचाना था। वैसे तो मैं गाड़ी जीप चलाता हूँ, लेकिन जब मेरे सेठ का कोई काम होता है तो मैं उसकी गाड़ी लेकर जाता हूँ। एलेंट्रा होंडा 14 मॉडल। जिस बंदे को मैंने सामान पहुंचाना था उस बंदे को मैंने कॉल की, उससे बताया मैं आ रहा हूँ। उस बंदे ने मुझे बोला कि लोकेशन पे पहुंचने से 10 मिनट पहले मुझे बताना। अदनान भाई, मैं लोकेशन स्टार्ट करके उसको गौर से चेक करता हूँ, क्योंकि रास्ता जो नजदीक हो मैं वही लूँ। जो लोग जद्दा में रहते हैं उनको पता होगा कि मक्का शरीफ जाने वाले रास्ते से जो चेक पॉइंट आता है उसके बाद एक पुल आता है। उस पुल पर पहुंचकर मैं राइट साइड पर मुड़ जाता हूँ। 20 मिनट का तकरीबन मैंने रास्ता तय कर लिया था। मुझे लोकेशन आगे राइट का बता रही थी। आगे फिर मैं राइट साइड पर मुड़ जाता हूँ। जब मैं राइट साइड पर मुड़ता हूँ, अदनान भाई, राइट साइड पर बिल्कुल सन्नाटा। मेरे लेफ्ट और राइट साइड पर ये पहाड़ी पहाड़, वीराना, न बंदा न बंदे की जात। मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी सुनता रहता हूँ। चलते चलते कोई 20 मिनट का आगे रास्ता था। फिर जाकर मैं अपनी लोकेशन पर पहुंचा, लेकिन मैं उस बंदे को इन्फॉर्म करना भूल गया। जब जहां पर लोकेशन खत्म हुई, मैं सोच में पड़ गया ये कहाँ की लोकेशन है। उस बंदे ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये लोकेशन क्यों दी जहां पे न बंदा है न बंदे की साथ, वीराना, बिल्कुल खंडर और खंडर। मैं अपनी लोकेशन पर पहुंच गया। थोड़ा सा नीचे उतर के देखा, बिल्कुल खूब अंधेरा। जब उधर मैं पहुंचा, आसपास का नजारा देखकर मैं बुरी तरह डर गया। तो मैं गाड़ी से ही नहीं उतरा। मैं यही सोच रहा था कि यहाँ पर मुझे कोई लूट ना ले और गाड़ी वाड़ी ना छीन ले, मुझे मार के फेंक ना दे। मैं गाड़ी में ही बैठा रहा। ऐसी सोचें मुझे आ रही थी। फिर मैंने उस बंदे को कॉल की। मैं आपकी दी हुई लोकेशन पर पहुंच गया। उस बंदे ने मुझे बोला, आपको बोला था 10 मिनट पहले फोन कर देना। चलो ठीक है, हम आ रहे हैं। उस बंदे ने मुझे कहा, गाड़ी से बिल्कुल नहीं उतरना और डरना वरना बिल्कुल भी नहीं। डोर लॉक कर देना, बस हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये बोला, मैं और डर गया। दान में मुझे बिल्कुल सुकून नहीं था। ऐसी जगह पे खड़ा था जहां पर इंसान नाम की दूर दूर तक कोई बात नहीं थी। इतना वीराना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, और आसपास खंडर थे जैसे घर टूटे हुए। उम्मन ऐसी जगह पे डर सा भी लगता। मैंने आपकी स्टोरी सुन रखी है। मैं डर भी रहा था कि कहीं से कोई जानवर या कोई आ ना जाए, क्योंकि छोटी सी कार है, हल्की सी हवा भी चल रही थी। जैसे सुनसान इलाके में बिल्कुल वीराने में हवा की जो आवाज आती, मुझे उससे भी डर लग रहा था। बस मुझे उन्हीं का इंतजार था कि कहीं से आ जाए। मेरी नजरें बिल्कुल रास्ते की तरफ थी, कहीं से नजर आ जाए। जैसे ही मैं इधर उधर देख रहा था, अचानक मेरी किसी चीज पर नजर टिक गई। एक बिल्कुल टूटा फूटा घर, उसके कहीं कोने से जैसे कोई मुझे झांक रहा हो। ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फिर उस बंदे को कॉल करता हूँ, मुझे डर लग रहा है, यहाँ पर कुछ है। उस बंदे ने मुझे बोला, गाड़ी से नहीं उतरना बिल्कुल भी, हम आ रहे हैं। मैंने उसे बोला कि जल्दी पहुंचो, मेरे मोबाइल में चार्जिंग भी कम है। भाई फिर क्या था, 10 मिनट का इंतजार, वो भी लंबा जैसे लगे। जैसे मैंने कॉल काटी, हंसने की आवाजें आने लगी। जैसे थोड़ा थोड़ा आवाजें होने लगे, कभी हंसने की, कभी रोने की आवाज।
जैसे थोड़ा सा दूर से आए। एक तो मैं अकेला बंदा, क्योंकि मैं अपने दोस्त को साथ ले जाता, उसको मैंने बोला भी था, लेकिन वो अपने काम में मसरूफ था। बस मैं गाड़ी में बैठा हुआ इंतजार ही कर रहा था। तकरीबन 3 मिनट कोई गुजरे होंगे, जैसे मेरी गाड़ी को किसी ने पकड़ कर हिलाया। फिर क्या था, मैं कलमात पढ़ना शुरू हो गया। उससे कुछ सुकून सा मिल रहा था। अल्लाह अल्लाह करके 10 मिनट भी गुजर गए। फिर मुझे दूर से एक लाइट आती हुई दिख रही, किसी गाड़ी की। मैं समझ गया, वीराने में तो आपको पता है भाई, दूर से भी कोई लाइट आ रही है अंधेरे में नजर आती है कि ये कोई गाड़ी आ रही है। जब मेरी नजदीक आए, उन्होंने मुझे आवाजें देना शुरू की, क्योंकि मैं रोड की साइड पर गाड़ी बिल्कुल बंद करके लाइटें वाइटें बुझा के बैठा हुआ था। भाई वीरान सा इलाका है और मुझे वो लोग ढूंढ रहे थे। कोई इधर ढूंढ रहा है, कोई उधर। वो लोग मुझे आवाजें दे रहे थे। मैं गाड़ी से उतर ही नहीं रहा था, बस उनके करीब आने का इंतजार कर रहा था। जब वो नजदीक आए तो उन्होंने मेरे सेठ का नाम लिया और कहा कि उसी ने हमें भेजा, सामान हमारा। उन्होंने अपना नाम भी बताया। तब जाकर मैं गाड़ी से नीचे उतरा। मैंने उनको सामान दिया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, तुम वापस किस रास्ते से जाओगे? मैंने कहा मेरे पास वापसी की लोकेशन है। मैंने उनसे पूछा कि यही रास्ता मुझे नजदीक पड़ता है, क्या मैं इसी तरफ से चला जाऊं? भाई उन्होंने फौरन मना कर दिया, बोले बिल्कुल भी नहीं। यहां तो तेरे साथ अभी थोड़ा बहुत हुआ, आगे बहुत ज्यादा है। उन्होंने कहा पीछे मुड़ो, मेन रोड आएगा, जब वहां चढ़ जाओ तो लोकेशन दोबारा स्टार्ट करना। अदान भाई आपको तो पता है, लोकेशन कभी सीधा रास्ता नहीं बताती। मैं दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि बस यहां से निकल जाऊं। मुझे क्या पता था कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला। मेन रोड पर चढ़कर मैंने लोकेशन ऑन की। तकरीबन 10 मिनट का रास्ता था। फिर एक जगह राइट साइड मुड़ता था, वहां भी सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ थे। अल्लाह अल्लाह करके मैं उस रास्ते पर उतर गया। अभी 2-3 मिनट ही चलाऊंगा कि वही हंसने की आवाज, वही रोने की आवाज, कभी हंसी कभी रोना। रास्ता इतना कच्चा था कि मैं 20 की स्पीड पर भी गाड़ी नहीं चला रहा था। मैंने उसी रास्ते पर एक छोटी सी वीडियो बनाई, क्योंकि मोबाइल की बैटरी भी कम थी। मैंने वो वीडियो अपने दोस्त को भेजी और वॉइस मैसेज किया कि मैं इस जगह पर हूं, अगर मैं वक्त पर ना पहुंचूं तो मेरे सेठ को बता देना। थोड़ा आगे गया तो जंगल शुरू हो। पीकर के दरख्तों ने पूरा रास्ता ढांप रखा था। मेरा खौफ और बढ़ गया। आगे चलते चलते मेरी गाड़ी हचकोले लेने लगी और फिर अचानक बंद हो गई। गाड़ी बंद और हंसने की आवाज है। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मैं मुसाफिर हूं, किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बस रास्ते से गुजर रहा हूं। बस इतना कहना था कि औरत के रोने की आवाजें और तेज हो गई। मेरी गाड़ी हिलने लगी, कभी इधर से कभी उधर से, जैसे चारों तरफ से कोई इसे हिला रहा। मोबाइल भी ऑफ हो चुका था। लोकेशन ऑन थी, लेकिन वो लोकेशन बहुत पुरानी थी। आगे का रास्ता बंद था। मुझे उसी रास्ते से वापस जाना था। बस अल्लाह अल्लाह करके अल्लाह का कलाम पढ़ता हुआ कांपते जिस्म के साथ मैं वापस चल पड़ा। उसी जगह 2 काले कुत्ते खड़े थे, न रास्ते से हटते न मुझे रास्ता देते, बस घूर रहे थे। मैंने उन्हें आम जानवर समझकर गाड़ी आगे बढ़ाई और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे ही मैंने उन्हें क्रॉस किया, मेरी गाड़ी का अगला राइट साइड टायर फट गया। मेरे पास स्पेयर टायर था, लेकिन मैं वहां रुक नहीं सकता था। मुझे हर हाल में इस जगह से निकलना था। फटे टायर के साथ मैं गाड़ी चलाता रहा और पीछे से ऐसी चीखों और धाड़ों की आवाज आ रही थी जैसे कोई अपना मरने वाला रो रहा हो। मैं पीछे नहीं देख रहा था, बस आगे निकलना चाहता था। फिर मुझे कुछ याद नहीं, अल्लाह जानता है कि क्या हुआ। मैं बेहोश हो गया। जब आँख खुली, मैं गाड़ी से बाहर जमीन पर पड़ा था। गाड़ी बंद खड़ी थी। मैंने कुछ नहीं सोचा, फौरन गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल गया। जिस्म बुरी तरह कांप रहा था। इसी तरह मैं मेन रोड पर पहुंचा। वहां भी नहीं रुका, बस चलता रहा। आगे एक पेट्रोल पंप आया, वहां टायर चेंज करवाया। वो यमनी भाई हैरान थे। उन्होंने कहा, तुझे इस वक्त इस रास्ते पर किसने भेजा?
वो रास्ता तो बरसों से बंद है। मैंने कहा लोकेशन के जरिए आया हूँ। वो बोले ये पुरानी लोकेशन है, ये रास्ते अब इस्तेमाल ही नहीं होते। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, मट्टी साफ कराई, कहा थोड़ा बैठ जाओ। तकरीबन 1 घंटा वहां बैठा रहा, फिर अपने कमरे की तरफ निकल पड़ा। 4 बजे के करीब मैं अपने रूम पहुंचा। भाई यही है मेरी सच्ची कहानी, और इस वक्त भी मेरा जिस्म कांप जाता है जब मैं वो रात याद करता हूँ। इस कहानी से रिलेटेड मैंने आपको कुछ वीडियोस भेजी जो उसी जगह की हैं जहां रात में जब मैं गाड़ी चला रहा था। तो दोस्तों इस टाइम स्क्रीन पे वो वीडियो शो हो रही है जो इन्हीं की तरफ से भेजी गई वीडियो है। इनका कहना है ये उसी रास्ते की वीडियोस है, और जब मैंने अपने दोस्त को वीडियो बनाकर भेजी वही मैं आपको भेज रहा हूँ कि मेरे सेठ को बता देना अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो। इस टाइम स्क्रीन पर वो वीडियोस आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम साहिल सलीम है और मैं इंडिया से हूँ। मैं पिछले 1 साल से आपकी यूट्यूब चैनल देख रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि अपनी अम्मी का वाकया आपको सुना दूं। ये कहानी मेरी अम्मी की है जो तकरीबन 25 साल पुरानी है। उस वक्त मेरे वालिदैन की सिर्फ एक ही औलाद थी, मेरी बड़ी बहन, जो उस वक्त सिर्फ चंद महीने की थी। कहानी कुछ यूं है कि इंडिया के महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव है जो कोल्हापुर में वाक़या। उस इलाके में एक कब्रिस्तान था और वहां के लोग हमेशा चांदनी रात को वो इलाका छोड़कर कहीं और चले जाते थे। मेरे वालिदैन कुछ वक्त के लिए उस इलाके में रहने लगे थे और उन्हें उस बात की कोई खबर नहीं थी कि चांदनी रात को वहां कोई नहीं रुकता। एक दिन मेरे वालिद किसी काम से अपने गांव चले गए और उस वक्त मेरी वालदा घर में अकेली थी। शाम के वक्त उन्होंने खिड़की से देखा कि कब्रिस्तान में कोई दफनाया जा रहा है। रात हुई और वही चांदनी रात थी। मेरी वालदा ने देखा कि तमाम लोग अपने घरों को ताला लगाकर कहीं जा रहे हैं और वो एक छोटे बच्चे के साथ अकेली रह गई। अम्मी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी और रात को दरवाजा बंद करके सोने चली गई। रात के तकरीबन 10 बजे अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी। फिर वो रोने लगे। उन आवाजों से मेरी बहन जो उस वक्त चंद महीने की थी रोने लगी। अम्मी ने किसी तरह उसे चुप कराया तो दरवाजे पर दस्तक होने लगी और वो आवाज मेरे नाना की थी। मेरी वालदा जानती थी कि मेरे नाना उस वक्त यहाँ हो ही नहीं सकते, तो उन्हें फौरन अंदाजा हो गया कि ये कोई मखलूक है जो इन्हें परेशान कर रही है। अम्मी को यकीन था कि ये बुरी मखलूक है। कुछ देर बाद फिर वही आवाज आई। इस बार मेरे वालिद की आवाज। वो बार बार कह रहा था दरवाजा खोलो, मैं हूं। मेरी वालदा ने अल्लाह का नाम लिया और जो भी दुआएं या कलमात उन्हें याद थे वो पढ़ने लगी। उसी वक्त उन्हें नाना की बात याद आई। बचपन में उन्होंने कहा था जब भी ऐसा कुछ हो तो जहां बैठे हो वहीं रहो, हरकत मत करो, क्योंकि ये मखलूकात इंसान की आहट से पहचान लेती कि वो कितना खौफज़दा। अम्मी खामोश रही। कुछ देर के लिए आवाजें बंद हो गईं, फिर अचानक बाहर से रोने की आवाज आने लगी। अम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वो चीज दरवाजा जोर जोर से पीटने लगी। ये सब सिलसिला सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। फिर अम्मी ने सुना कि पड़ोसियों के दरवाजे खुलने की आवाज आ रही है। गौर से सुनने पर पता चला कि वही लोग हैं जो हमेशा रात को इलाके से चले जाते थे। अम्मी ने हिम्मत की, दरवाजा खोला और उनके पास चली गई। पड़ोसी दोनों मियाँ बीवी थे और काफी उम्र रसीदा थे। अम्मी ने सारा वाकया उन्हें सुनाया। सुनने के बाद उन्होंने कहा कि बेटी, यहाँ पूर्णिमा यानी चांद की 15वीं रात को कोई नहीं रुकता, क्योंकि ऐसी ही खतरनाक चीजें यहाँ अक्सर होती रहती। इन्होंने अम्मी को तसल्ली दी, पानी पिलाया। वो दोनों गैर मुस्लिम थे। उन्होंने अपने मजहब के हिसाब से कुछ पढ़ा और फिर मेरे वालिद को लैंडलाइन पर कॉल करके फौरन बुलाया। अब इस वाक़े को 25 साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब मेरी वालदा ये वाक़या सुनाती हैं तो घबरा जाती हैं। यही थी मेरी कहानी। अगर आपको अच्छी लगे तो बराए करम अपने चैनल पर शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम शगुफ्ता अब्बासी है। मेरी उम्र 18 साल है। मुझे आपकी वीडियोस बहुत पसंद है।
آج میں بھی آپ سے ایک سچی کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ 23 اپریل 2025 کا ہے۔ تاریخ مجھے اس لیے یاد نہیں کیونکہ میں نے یہ بات اپنی ڈائری میں لکھی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں رات کو اپنے پی سی پر اپنی بہن سے بات کر رہی تھی جو شادی شدہ ہے۔ باتوں میں نے سلیپ پیرالسس کا موضوع چھیڑ دیا۔ میں نے اپنی بہن سے پوچھا کہ کیا تمہیں کبھی سلیپ پیرالسس ہوا ہے کیا؟ وہ کہنے لگی ہاں ایک بار ہوا تھا۔ پھر میں نے اسے بتایا کہ مجھے ایک ہفتہ مسلسل سلیپ پیرالسس ہوتا رہا ہے جب میں چھٹیوں میں گاؤں گئی ہوئی تھی۔ عدنان بھائی مجھے واقعی ایک ہفتے تک روز رات کو ایسا ہوتا تھا، بلکہ کئی بار ایک ہی رات میں 2 سے 3 بار بھی۔ پھر میں نے اپنی دادی اور امی کو بتایا۔ امی نے کہا تم اکثر بغیر نماز پڑھے سو جاتی ہو، اسی لیے ایسا ہوتا ہے۔ انہوں نے مجھے ہدایت دی کہ میں رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھا کروں اور نماز پابندی سے ادا کروں۔ میں نے روز آیت الکرسی پڑھ کر سونا شروع کر دیا اور اس کے بعد کبھی ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اب اس بات کو 1 سال گزر چکا۔ یہی باتیں میں اپنی بہن سے کہہ رہی تھی۔ پھر میں نے اسے اللہ حافظ کہا اور سونے چلی گئی۔ جب میں لیٹی تو نیند نہیں آ رہی تھی، میں جاگ رہی تھی، گھر کے سب لوگ سو چکے تھے۔ مجھے تھوڑا ڈر بھی لگ رہا تھا۔ رات کے تقریباً 4 بج رہے تھے جب مجھے آخر کار نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آدمی مجھ سے پوچھ رہا تمہیں 14 اگست پسند ہے؟ میں نے کہا ہاں مجھے پسند ہے۔ اس سال 14 اگست بہت اچھا گزرا۔ اتنے میں ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھل گئی اور میں نے دیکھا کہ ایک خوفناک عورت میرے پاؤں کی طرف کھڑی ہے اور وہ بالکل ڈرانی فلموں جیسی تھی۔ اس کے منہ پر بال تھے اور چہرہ بہت خوفناک۔ میں نے خود کو ہلانے کی کوشش کی لیکن میں سلیپ پیرالسس کا شکار ہو چکی تھی۔ اس چڑیل نے کہا تمہیں 14 اگست پسند ہے؟ ہاں، یہ کہہ کر وہ 1 سیکنڈ کے اندر میرے سینے پر بیٹھ گئی اور اپنی انگلیاں میرے پیٹ سے لے کر گلے تک مارنے لگی۔ ایک جھٹکے سے وہ غائب ہو گئی اور میرا سلیپ پیرالسس ختم ہو گیا۔ میں وہیں آہستہ آواز میں رونے لگی۔ کسی کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جاگتی رہی۔ پھر فجر کی اذان ہوئی تو میں نے اٹھ کر نماز پڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا یہ میرے ساتھ اس وقت کیوں ہوا جب میں نے اس بارے میں بات ہی کی تھی۔ شاید کوئی اور بھی میری باتیں سن رہا تھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ اس کے بعد میرے ساتھ ایسا کچھ دوبارہ نہیں۔ یہ کہانی میری آنٹی نے ہمیں سنائی تھی۔ یہ واقعہ ان کے پڑوسیوں کا ہے۔ وقت تو یاد نہیں لیکن یہ کسی سیلاب کے بعد کا واقعہ۔ میری آنٹی بتاتی ہیں کہ ان پڑوسیوں کا گھر قبرستان کے بالکل ساتھ تھا۔ ان کے گھر کا ایک بچہ جو ٹیوشن جاتا تھا اس کی عمر تقریباً 15 سے 16 سال کے درمیان تھی۔ میری آنٹی بتاتی ہیں کہ وہ بہت شرارتی لڑکا تھا۔ ایک دن وہ لیمبو چباتا ہوا ٹیوشن جا رہا تھا۔ ٹیوشن والوں کا گھر بھی قبرستان کے قریب ہی تھا۔ سیلاب کی وجہ سے ایک قبر کی مٹی ہٹ گئی تھی۔ اس لڑکے نے قبر دیکھی اور تختی پر لکھا نام پڑھا، حنیف احمد۔ پھر اس نے قبر کی طرف لیمو نچوڑا اور مذاق میں کہا ہاں بھائی حنیف کیا حال ہے، مزہ آ رہا ہے، لیمو کھاؤ گے؟ اور ہنستا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ میری آنٹی بتاتی ہیں کہ جب وہ لڑکا گھر واپس آیا تو اس کی حالت عجیب تھی۔ وہ پاگلوں جیسی حرکتیں کرنے لگا، کبھی زور سے ہنستا، کبھی رونے لگتا اور کبھی اپنے ہی گھر والوں پر حملہ کرنے لگا۔ گھر والوں نے اسے باندھ دیا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ اسے زنجیروں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ لڑکا بس یہی کہتا رہتا میرے ہاتھ کھولو، حنیف مجھے بلا رہا ہے۔ وہ مجھے لینے آیا۔ پھر پیر صاحب کو بلایا گیا۔ انہوں نے اس پر دم کیا اور گھر والوں سے کہا کہ اس نے جو حرکت کی تھی اب وہی اس کے ساتھ ہو رہا۔ اب وقت آیا کہ وہ لڑکا مرنے والی حالت میں پہنچ گیا، لیکن اس کی سانس گلے میں اٹک گئی۔ پیر صاحب نے ایک سفید مرغے پر دم کیا اور اسے قبرستان میں ذبح کیا۔ جیسے وہ مرغا ذبح ہوا وہ لڑکا بھی مر گیا۔ تو لب لباب یہ ہے کہ ناسمجھی میں اس بچے نے یہ عجیب مذاق کیا اور اس کا خمیازہ اس کو بھگتنا پڑا۔ ایک سٹوری تھی، امید ہے آپ اپنے چینل پر شیئر کریں گے۔ بہت شکریہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور سٹوری کی طرف۔ میرا نام عمر ہے اور میں کافی عرصے سے آپ کی کہانیاں سن رہا ہوں۔ یہ کہانی ہم 3 دوستوں کی ہے۔ ہم نے اپنے ایک دوست کے گھر نائٹ آؤٹ پلان بنایا، مگر ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہاں کیا ہونے والا ہے۔ رات 11 بجے کے وقت ہم نے اپنے
उस दोस्त जिसे हम प्यार से यू कहते हैं, ये छत पर जाने का प्लान बना। कुछ देर वहां बातें करने के बाद हमने एक चारपाई रखी और उस पर बैठ गए। वहां का माहौल काफी सुनसान और खामोश था। ऊपर एक बड़ी टॉर्च लटक रही थी जो हल्की हल्की रोशनी दे रही थी, जिससे माहौल कुछ खौफनाक सा लग रहा था। खैर, हमने ताश खेलना शुरू किया। खेलते खेलते मुझे माहौल को देखकर शरारत सूझी कि चलो जिनों की बातें करते हैं, मजे आएंगे। मैंने कहानियां सुनाना शुरू की। हमारा तीसरा दोस्त काफी डर रहा था, जबकि दूसरा दोस्त मजाक में मसरूफ था। तीसरे दोस्त ने मुझे मजीद कहानियां सुनाने से रोक दिया और कहा, जैसे माहौल है बस कर, ऐसी बातें करोगे तो जिन्नात शौक से पास आकर सुनते हैं। हमारा तीसरा दोस्त यू उस बात को भी मजाक में ले रहा था। वो हंसते हुए इशारा करके बोला, हाँ देख पीछे खड़ा है जिन, वो भी हंस रहा है। उसने मेरे पीछे इशारा किया। हम समझे वो मजाक कर रहा, लेकिन अचानक उसने मेरे चेहरे पर फोन की लाइट डाली, पता नहीं क्यों। जैसे ही उसने लाइट डाली, उसके चेहरे का रंग उड़ने लगा। वो बहुत घबराहट भरी लड़खड़ाती हुई आवाज में बोला, उमर मत कर। मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा था, मगर उसके चेहरे की घबराहट सब कुछ बयान कर रही थी। उसने दोबारा चीख कर कहा, उमर मत कर, मजाक मत कर। जिसे देखकर दूसरे दोस्त ने भी उठकर चीख मारी और मुझसे दूर जाने लगा। मैं गुस्से में आया और कहा कि बहुत हो गया मजाक। फिर उन्होंने समझाया कि अगर मजाक नहीं कर रहा तो तेरी आंख ऊपर की तरफ उठी हुई है और आई बॉल भी बहुत अजीब हो गया। ये सुनकर मुझे भी डर लगा। मैंने अपना चेहरा खिंचा खिंचा महसूस किया। खैर, उन्होंने फैसला किया कि मुझे करीब की किसी मस्जिद के इमाम के पास ले जाए। मैं और तीसरा दोस्त छत से नीचे उतर गए। यू जिसका घर था चारपाई अंदर रखने लगा। नीचे मैं बहुत परेशान था अपना चेहरा कैमरे में देखकर। असल बात अब शुरू। हम दोनों नीचे वाले हिस्से में खड़े थे और ऊपर से उसकी आवाजें आ रही थी, यार ना करो, बस कर दो, कभी तो संजीदा हो जाया करो। आगे की कहानी उसके अल्फाज में सुनने को मिली। जब मैंने चारपाई उठाई तो मुझे पीछे से बहुत जोर का धक्का लगा और मैं अंदर आकर गिर पड़ा। मैंने देखा मेरे दोनों दोस्त अजीब तरीके से चल रहे और मेरे कान में फूंक मारने की आवाज आ रही थी। मैंने छत की कुंडी नहीं लगाई, यानी ये दोनों ऊपर है या बाहर नहीं आए। मैंने कहा, बस करो यार, संजीदा हो जाओ। जब वो सब कुछ ऊपर उसके साथ हुआ तो मैं और तीसरा दोस्त ऊपर खड़े ही नहीं थे। हम नीचे खड़े उनका इंतजार कर रहे थे कि अचानक छत की सीढ़ियों से 2 कार्टन नीचे गिर गए। हमने कहा, सामान क्यों गिरा रहा है? जब वो नीचे आया तो कार्टन देखकर उसका रंग भी उड़ गया। वो वही कार्टन थे जो छत पर बिल्कुल ऊपर वाली छत, यानी जहां हम बैठे थे वहां से भी ऊपर वाले हिस्से में थे, और ये ऊपर से दूसरे हिस्से में आए थे। इसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी। वो बहुत ज्यादा परेशान और घबराहट का शिकार था और मेरा चेहरा भी बिगड़ता हो जा रहा था। जब हम नीचे उतरे तो हमें कुछ एहसास हुआ कि आखिर यहाँ हुआ क्या। यहाँ एक बात याद रखने वाली है। उसके घर के साथ एक पुराना दरख्त था जो उसकी छत तक पहुंचता था, और जब उसने मेरे पीछे इशारा किया तो वो दरअसल उसी दरख्त की तरफ था। मैं जो बहुत ज्यादा परेशान था, मैंने दरख्त की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा, हमारा मकसद किसी को तंग करना नहीं था, हम दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हम माफी चाहते हैं। फिर हमने जो कुछ आता था पढ़ना शुरू कर दिया। मामला कुछ थम सा गया, सब अपने घरों को चले गए। लेकिन जब वो रात याद आती है तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाकया पसंद आया होगा। अपने चैनल पर जरूर शेयर करिएगा। बहुत शुक्रिया, आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अहमद है और मैं शिकारपुर से हूँ। मैं पिछले 2 महीने से आपके चैनल की हॉरर स्टोरीज देख रहा हूँ। ये बात मेरे छोटे भाई के साथ आई। हम और हमारी फैमिली छुट्टियां मनाने के लिए मुल्तान गए। वहाँ हमारी खाला का घर है।
हम लोग मुल्तान पहुंचे और एक दिन आराम के बाद हम घूमने के लिए पार्क गए। पार्क का मैं नाम नहीं बता सकता। जब हम पार्क में खेल रहे थे तो मेरे भाई को हाजत महसूस हुई और वो जाकर एक दरख्त के नीचे फारिग हो गया। चूंकि पानी का कोई इंतजाम नहीं था, बाहर आकर वो हमारे साथ बैठ गया, लेकिन अब उसका अंदाज कुछ बदल गया था और हमें ये बहुत डरा देने वाला लगा। हम लोग मुल्तान से वापस आए, लेकिन मेरे भाई की बीमारी कंट्रोल में नहीं आ रही थी। 2 हफ्ते हो चुके थे, लेकिन उसकी हालत में बेहतरी नहीं आई। हमने बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वो अक्सर रात को चीख कर उठता और रोने लगता। हम दोनों भाई एक ही रूम में सोते थे। एक दफा मैं रात को पानी पीने के लिए उठा तो भाई सो रहा था। मैं पानी के लिए कमरे से बाहर गया। पानी पीकर जब मैं वापस कमरे की तरफ जा रहा था तो मुझे महसूस हुआ कि कमरे से आवाज आ रही है, जैसे लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैंने सोचा भाई तो सो रहा है, ये आवाज कैसी है। मैं चुपचाप कमरे के दरवाजे के पास गया और हल्का सा दरवाजा खोल कर देखा कि मेरा भाई बेड पर नहीं। जब इधर उधर देखा तो मेरा भाई दीवार के कोने में खड़ा था। उसका मुंह दीवार की तरफ था और वो किसी से बात कर रहा था। वो क्या बात कर रहा था ये हमें भी समझ नहीं आया। दान भाई उस वक्त क्या था मैं बयान नहीं कर सकता। मैं किसी तरह चुपचाप अम्मी के कमरे तक पहुंचा और उन्हें भी उठाया और बताया कि मेरे साथ चलें, देखें भाई क्या कर रहा। अम्मी और अब्बू मेरे साथ आए और हम चुपचाप देखने लगे। भाई अब दीवार की तरफ मुंह करके किसी से बात कर रहा था। देखकर अम्मी तो जैसे बेहोश होने लगी। यकीन करें ये हमारा ही फैमिली मेंबर है, मेरा भाई। लेकिन उस वक्त हम में से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम कमरे के अंदर जाकर उससे कुछ कह सकें। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया और हम कमरे में नहीं गए, लेकिन अब वो आवाज आना बंद हो गई। इसलिए हमने हिम्मत की और कमरे में जाकर देखा तो भाई सो रहा था। हमने पूरे कमरे में आयतल कुर्सी पढ़कर दम किया। वो रात हम सब ने अपने कमरे में गुजारी। सुबह होते ही अब्बू एक आमिल को लेकर आए। आमिल ने घर में आकर भाई को अपने सामने बिठाया और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ रहा था घर की चीजें, बल्ब, आईने और दीगर चीजें टूटने लगी और भाई भी अजीबोगरीब हरकत करने लगा। कभी वो जोर जोर से हंस रहा था, कभी चीख रहा था, कभी अपने आप को मारने लगता। आमिल ने हमें कहा कि आप लोग इसके हाथ मजबूती से पकड़ लें ताकि ये खुद को नुकसान न पहुंचा सके। नान भाई मेरा भाई था, उसमें ताकत कहां से आई कि मैं और अब्बू मिलकर भी उसे काबू नहीं कर पा रहे थे। आमिल ने तकरीबन आधा घंटा पढ़ाई की और फिर भाई बेहोश हो गया। आमिल ने बताया इसने जिन्नात को तकलीफ दी है और इसीलिए वो इसे तंग कर रहा है। हमने पूछा क्या तकलीफ दी, तो उसने बताया इसने जिन्नात पर यूरन किया, इसलिए वो इसे परेशान कर रहे थे। जब भाई होश में आया तो हमने उससे पूछा तो उसने बताया मैंने मुल्तान के पार्क में एक जगह यूरिन किया था और पानी भी इस्तेमाल नहीं किया था। फिर हम समझ गए कि मामला क्या है। अब्बू ने आमिल से पूछा कि इसका हल क्या, तो आमिल ने बताया कि 4 हफ्तों तक हर जुमेरात को 2 किलो बकरे का गोश्त अपने घर की छत पर डाल देना, रात को ठीक 12 बजे, और पीछे नहीं देखा। हमने ऐसा ही किया। अबू हर जुमेरात को 2 किलो बकरे का गोश्त छत पर डाल देते। अभी 2 हफ्ते गुजरे थे कि भाई की तबीयत में बेहतरी आने लगी। 4 हफ्तों बाद वो बिल्कुल ठीक हो गया, अल्लाह का शुक्र। ये थी मेरी स्टोरी। उम्मीद है अपने चैनल पर जरूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपने स्टोरी शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। ये बात बुआना जे कॉलोनी की है और मेरा नाम रूबीन है। बात 2017 की है। मेरी नई नई शादी हुई थी। मेरे ससुर ने एक जमीन खरीदी थी। वो जगह कुछ ज्यादा ही बंजर थी, इसलिए बहुत सस्ती मिल गई। सिर्फ 1 लाख रुपए में 12 गज का घर मिला था। सिर्फ 1 लाख रुपए में 12 गज। मेरे ससुर ने सोचा कि चले इसी पर मकान तामीर कर लेते। कमेटी के पैसे मिले तो घर तैयार हो गया। नीचे वाले कमरे में मेरे ससुर और सास रहते थे और ऊपर वाले कमरे में मैं और मेरे शौहर रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे घर का सामान खराब होने लगा। कभी फ्रिज खराब हो रहा है, कभी टीवी बंद पड़ा है,
हम सोच में पड़ गए कि ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था, सब कुछ एक साथ क्यों खराब हो रहा है। मेरे ससुर ने कहा शायद यहाँ पर कुछ और मामलात भी हैं। फिर उन्होंने ऊंची आवाज में कहा कि जो भी है अपनी जगह रहो, हमें परेशान मत करो, हम अपनी जगह पर खुश हैं। एक दिन मैं ऊपर वाले कमरे में पोछा लगा रही थी कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे आगे से सफेद कपड़ों में गुजर कर चला गया। मैं सख्त घबरा गई और भागती हुई नीचे ससुर के कमरे में पहुंच गई। मैंने इन्हें बताया तो बोले तुम्हें वहम हुआ होगा, लेकिन मसला ये था कि हमारी छत में से अक्सर ऐसा लगता था जैसे कोई झांक रहा हो। जब भी मैं ऊपर अकेली रहती या खाना बनाती मुझे महसूस होता कि कोई मुझे देख रहा। मैं बहुत डर जाती थी क्योंकि हमारे खाने का पकाने का इंतजाम भी अलग अलग है। फिर एक दिन मुझे लगा कि मेरी नंद बाथरूम में गई है जैसे वो जाती है, बिल्कुल वैसा ही अंदाज था। मुझे वॉशरूम जाना था। मैंने जोर से कहा नेहा जल्दी बाहर आओ, मुझे भी जाना है। आधा घंटा गुजर गया, फिर 1 घंटा, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने अपने शौहर को बताया कि आपकी बहन बहुत देर से अंदर है, शायद ठीक नहीं है। जब मैं खुद उठकर गई और आवाज दी नेहा बाहर आओ, तो अंदर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने दरवाजा देखा, वो खुला हुआ था और नल भी चल रहा था। मैं हैरान रह गई कि अभी तो नेहा अंदर गई थी, अब गायब कैसे हो गई। अंदर कोई था ही नहीं। मैंने शौहर को बताया तो बोले क्या पता वो नीचे चली गई हो, तुमने ध्यान न दिया। लेकिन मैं जानती थी कि अभी चंद लम्हे पहले वो बाथरूम में गई थी, मगर अंदर कोई मौजूद नहीं था। मैंने शौहर से कहा कि नहीं, मैंने अपनी नंद को खुद अंदर जाते हुए देखा था। मैं इतनी देर से बैठकर उसका इंतजार कर रही हूँ कि वो निकले, मैं वॉशरूम जा सकूं। इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। एक दिन मैं अपनी बहन से फोन पर बात कर रही थी, उसका बच्चा शरारत कर रहा था। मैंने पूछा कौन है। इतने में मेरे कमरे के दरवाजे के पास से आवाज आई, मैं हूं। मैं हैरान रह गई कि मैं तो फोन पर बात कर रही हूँ, सामने से ये आवाज कहां से आ गई। मैंने मुड़कर देखा तो वो चीज मेरे सामने खड़ी थी। उसने काले कपड़े पहने हुए थे। मैं उसे देखते ही बेहोश हो गई। बाद में जब मुझे होश आया, मैंने सबको ये बात बताई कि मेरे साथ क्या हुआ। फिर घर में एक मौलवी साहब को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि उस घर में बहुत खतरनाक नहूसत है। उन्होंने कहा ये जगह पहले वीरान थी, इस मखलूक का घर था, तुम लोगों ने इसका ठिकाना तोड़कर अपना घर बना लिया, अब वो तुम्हारा घर उजाड़ देगी। बेहतर है कि तुम लोग यहाँ से घर खाली कर दो। हम सब परेशान थे, इतना पैसा लगा दिया था, बोरी छोड़कर जाना आसान नहीं था। अभी घर में आए हुए सिर्फ 1-2 महीने हुए थे। फिर वो मखलूक मेरी नंद के जिस्म में दाखिल हो गई। उसकी जुबान से आवाज आई, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो मैं इसे मार दूंगी, तुम्हारे बच्चों तक नहीं छोड़ूंगी। मेरे ससुर से भी कहा ये मेरा घर था, तुम लोगों ने ये मुझसे छीना है। आखिरकार हम मजबूर होकर वो घर सस्ते में बेचकर दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। अब हम सब बहुत खुश और पुरसुकून। ये मेरी स्टोरी थी, उम्मीद है आप अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मैं इंडिया कश्मीर के नौरखा आड़ी से हूँ। हम 3 दोस्त अयान, हुसैन, मैं, अयान आपकी कहानियां साथ बैठकर सुनते हैं। पता नहीं चलता कब रात के 12-1 बज जाते हैं। मेरा नाम रियाज है, मैं इमरान का वालिद हूँ। मेरे घर के पीछे एक पुराना कब्रिस्तान है जो अंग्रेजों के जमाने का बनाया गया था, जिसमें आज भी अंग्रेजों की कब्रें मौजूद हैं। मेरे घर के कमरे की खिड़कियां उसी कब्रिस्तान की तरफ खुलती हैं और मेरे घर की छत से भी ये खौफनाक कब्रिस्तान साफ नजर आता है। इमरान के कमरे की खिड़की से भी कब्रिस्तान की तरफ चलने वाली ठंडी हवा गुजरती थी। बेचैन परिंदे। रात तकरीबन 2:30 बजे इमरान मामूल की तरह पढ़ाई कर रहा था। उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था।
कब्रिस्तान में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। परिंदे बेचैनी से इधर उधर उड़ रहे थे। अचानक कुत्ते जोर जोर से भौंकने लगे, जैसे किसी गैर इंसानी मखलूक को देख लिया। इमरान उन आवाजों से परेशान होकर खिड़की बंद करने के लिए उठा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि जो मंजर वो देखने वाला है उसकी जिंदगी बदल देगा। जैसे ही वो खिड़की तक पहुंचा, उसने देखा एक औरत ने मैली कुचैली चादर ओढ़ी हुई थी। कुत्ते उसके घेरे खड़े थे और वो औरत कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रही थी। इमरान तशवीश के आलम में अपने घर से बाहर निकला और उस औरत के पीछे चल पड़ा। इतनी देर में वो औरत कब्रिस्तान के अंदर तक पहुंच चुकी। इमरान ने सोचा कि रात के इस पहर कब्रिस्तान में जाना ठीक नहीं, लेकिन दिल जैसे जिद कर रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। इमरान उस औरत तक पहुंच गया और अब वो उस औरत के बिल्कुल सामने खड़ा था। इमरान ने उससे पूछा कि वो कौन है और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही। अचानक इंसानी हड्डियों के चीखने जैसी आवाज आई। उस औरत ने बगैर पलटे अपनी पूरी गर्दन पीछे घुमा ली। उसका खौफनाक चेहरा इमरान की तरफ था और बाकी जिस्म दूसरी तरफ। ये मंजर देख कर इमरान के होश उड़ गए और वो पागलों की तरह वहां से भागा। भागते हुए जब वो कब्रिस्तान के दरवाजे तक पहुंचा, उसका पांव एक पत्थर से टकरा गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। सर पर चोट लगने की वजह से वहीं बेहोश हो। सुबह हुई तो अपने बेटे इमरान को वहीं बेहोश पाया। मैं उसे उठाकर घर ले आया। होश में आने पर उसने रात के वाक़े के बारे में बताया। उसी दिन से उसकी तबीयत खराब रहने लगी और उसे अजीब दौरे पड़ने लगे। उसकी रातों की नींद गायब हो गई। वो कहता था कि उस कमरे में छत से खून टपकता नजर आता है और वो औरत उसके ख्वाबों में आती है, जिसकी वजह से वो खौफ के मारे सो नहीं पाता। इसी तरह दिन गुजरते गए। फिर एक दिन इमरान अपने कमरे से बाहर आया। उसके कपड़े मैले थे और हाथों पर नाखूनों के निशानात थे। मैं उसकी तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक इंसानी हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आई। इमरान ने उसी औरत की तरफ अपनी गर्दन घुमा ली। उसकी गर्दन मेरी तरफ थी और जिस्म पीछे की तरफ। अगले ही लम्हे इमरान की लाश जमीन पर गिर पड़ी। यकीन मानिए, आज भी अगर मैं अपने बेटे इमरान के बारे में सोचता हूँ तो मेरा खून खोलने लगता। आखिर वो औरत कौन थी जिसने मेरे मासूम बेटे को मुझसे छीन लिया? आज भी दिल करता है कि नूर का कब्रिस्तान जाकर सारी कब्रें खोद डाल और उस औरत को जिंदा ना छोड़। उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। मेरा नाम अब्दुल्ला है और मेरा ताल्लुक पेशावर से है। मैं आपको तब से सुन रहा हूँ जब आपके 3000 सब्सक्राइबर्स थे। हमारा घर मेरे परदादा के जमाने का घर काफी बड़ा और इसे तकरीबन 75 साल हो गए। हमारे घर में दरख्त भी हैं, बहुत हैं, इसीलिए हम मानते हैं कि हमारे घर में जिन्नात मौजूद हैं। वो अपना एहसास भी करवाते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे जिन्नात हैं। आज तक उन्होंने हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये वाकया उस वक्त का है जब मेरे चचा की शादी थी। हम पठानों में रिवाज है कि शादी से 4-5 दिन पहले बैठकें खोल दी जाती और कवाली नाइट्स होती। उसी रात मेहंदी थी। मेरे 2 कजिन्स ऐसे हैं जिन पर जिन्नात कसाया। काफी दम दरूद के बाद भी वो जिन्नात नहीं गए। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उन जिन्नात की आपस में भी नहीं बनती। वो दोनों भी मेहंदी के फंक्शन में आई हुई थी। सब लोग नीचे मेहंदी में मसरूफ थे, मगर मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द था, इसलिए मैं ऊपर अपने कमरे में बैठा हुआ था। अचानक मेरी कजन, जो मेरी हम उम्र है और मुझे पसंद भी करती है, ऊपर मेरे पास आ गई। हम आपस में बातें करने लगे। थोड़ी देर बाद जब मैं बाहर निकला तो वो अचानक नीचे गिर गई। मुझे पहले से पता था कि इस पर जिन्नात का साया, इसलिए मैं उसके करीब नहीं गया, क्योंकि मुझे उन चीजों से बहुत डर लगता। मैंने अपनी छोटी बहन को बुलाया, उसने बाकी कजिन को बुलाया और उन्होंने आकर उसे उठाया। उसी वक्त उस पर हाजिरी हुई। उसी दौरान मेरी दूसरी कजिन जो नीचे थी, उसकी तबीयत भी खराब हो गई। दोनों को अलग अलग बिठा दिया गया। एक बहुत गुस्से में थी और दूसरी बार बार रो रही। तो कजन जो मुझे पसंद करती है, मेरे अब्बू वगैरह, उसे मेरे चाचू के घर ले गए, जो हमारे घर के साथ ही है, क्योंकि हमारे घर में उस वक्त कोई नहीं था। मैं भी चाचू के घर चला गया। उस वक्त उसकी हालत ठीक लग रही थी और हम साथ बैठे थे, लेकिन मेरे सर में दर्द बहुत ज्यादा था।
मैंने गुस्से में थोड़ा सा बोल दिया। अचानक उसने अपना सर नीचे गिराया, फिर उठाया और मुझे घूरने लगी। मुझे बहुत ज्यादा डर लगा। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, क्या हुआ है? वो अजीब अंदाज में बुड़बुड़ाने लगी और फिर उसने कहा, जाओ यहां से। मैं फौरन दरवाजा खोलकर भागने लगा। अभी मैं घर के गेट पर पहुंचा ही था कि मेरी दूसरी कजिन, जिस पर जिन्नात थे, वो गेट के पास खड़ी मुझे घूर रही थी। दरवाजा भी बंद था। अब आप खुद सोचें, दो ऐसी लड़कियां जिन पर जिन्नात हों और घर में भी जिन्नात हों, और मैं उन दोनों के दरमियान खड़ा हूं। मेरी हालत ऐसी हो गई, मैं रोने वाला हो गया। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आ रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता पीछे हट रहा था। पीछे मेरी दूसरी कजिन भी खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों आपस में लड़ना चाहती और मैं उनके बीच में फंस गया। तभी मैंने जोर से चीख मारी। मेरे चाचू और उनका कजिन बाहर खड़े थे। मेरी आवाज सुनकर उन्होंने दरवाजा खोला और मेरे पास आए। इसके बाद मैं बेहोश हो गया। अगले दिन बारात थी। वो कजिन, जो मेरी फूफो की बेटी है, हमारे घर में ही रुकी हुई थी। मैं ऊपर तैयार होकर बैठा था और घर वालों का इंतजार कर रहा था। मैं लेटकर मोबाइल यूज कर रहा था कि वो अचानक मेरे कमरे में आई और दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, दरवाजा खोलो, मगर उसने नहीं खोला और फिर अजीब तरीके से बुड़बुड़ाने लगी, जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर मैं समझ नहीं पा रहा था। फिर वो मेरे करीब आने लगी। उस वक्त मेरी जान हलक में आ गई। मैंने उसे धक्का दिया और अंधाधुंध नीचे भागा, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे पीछे कोई भाग रहा हो। ऊपर से मेरी कजन चीखने चिल्लाने लगी। मुझे नहीं पता वो उसके ऊपर वाली चीज की वजह से था या हमारे घर में मौजूद जिन्नात की वजह से। हमारी गली में एक मस्जिद है। मेरे अब्बू वहां से मौलवी साहब को ले आए। मौलवी साहब ने कहा, तुम सब नीचे रहो, मैं ऊपर चाहता हूं। ऊपर गए, बात की, फिर वापस आकर बताया, इस लड़की पर जो चीज हावी है और तुम्हारे घर में जो जिन्नात है, उनकी आपस में नहीं बनती। इसे जितनी जल्दी हो सके इस घर से भेजो, वरना घर में मौजूद चीज इसे नुकसान पहुंचाएगी और तुम लोगों को भी सुकून से नहीं रहने देगी। इसके बाद मेरी अम्मी इसे लेकर चाचू के घर चली गई। हम लोग शादी हॉल गए और फिर वहां से उसे उसके घर भेज दिया। इसके बाद वो दोबारा हमारे घर नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब भी उसी घर में रहते हैं और सब कुछ नॉर्मल है। हमारे घर में मौजूद जिन्नात आज भी अपना एहसास करवाते हैं। मसलन अगर आप बेड पर लेटे हों और करवट बदलें तो बेड से आवाज आती है, या अगर कैबिनेट में शॉपर रखे हों तो उनके हिलने की आवाज भी महसूस होती है। हम ये सब महसूस करते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उन्होंने हमें ना तकलीफ दी है ना डराया। ये मेरी स्टोरी थी। उम्मीद है अपने चैनल पर लाजमी शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की।